अच्छा, ये जो केस स्टडी है ये अब आपने करनी है खुद से सॉल्व। ये मैं शेयर अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। ये सॉल्व है, लेकिन इसको बताने का मकसद ये है कि इसलिए दिखा रही हूँ या बता रही हूँ कि आपने जो प्रोडक्टिविटी के हमने क्वेश्चंस किए थे ना, कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे और कुछ सवाल भी किए थे इन द क्लास, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये थियोरेटिकल नहीं है, सिर्फ इसमें आपने सवाल भी करने हैं। तो इसमें ये उन्होंने बताया है कि जी जो केस है वो इस गार्डन क्लब्स के बारे में, एक स्मॉल गार्डनिंग बिजनेस है, और बता रहे हैं कि जी गार्डनिंग का बिजनेस है, प्लांटिंग का, फ्लावर मेंटेनेंस का, रेजिडेंशियल लोगों के लिए भी काम करते हैं, कमर्शियल क्लाइंट के लिए भी काम करते हैं। तो अब कंपनी की चूंकि ग्रोथ बेहतर हो रही है, कंपनी एक्सपीरियंस हासिल करती जा रही है, तो उनके उन्होंने 10 न्यू क्लाइंट्स उनको मिले हैं, और हर 10 क्लाइंट्स के लिए एक एम्प्लॉयर का पर ईयर वो ऐड करते हैं। अब 8 सीजनल वर्कर्स है उनके। हम बेसिकली इस पूरे केस में हमने पढ़ के इतनी ही इसकी वो है डिटेलिंग, आपने इसको बताना है कि प्रोडक्टिविटी क्या है। जो क्वेश्चन है ना कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ हैं तो कितनी प्रोडक्टिविटी है, 4 एम्प्लॉयज़ हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, 6 एम्प्लॉयज़ हैं तो कम प्रोडक्टिव है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये आप करेंगे जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो ये आप अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हम हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं करते। एलशेयर या ड्राइव लिंक आप इसको सॉल्व करें और फिर उस पर अपलोड कर दीजिएगा, या हैंड रिटन भी इवन करें तो उसकी पिक्चर लेके उसे अपलोड कर दें, क्योंकि ये जो है ना हैंड रिटन वाला काम संभालना ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं इस तरह से। तो आप ये जो केस स्टडी है ना गार्डन ग्लव्स की, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो इसको ये आप उससे पहले आप जमा कर चुके हो आप ड्राइव पे। ठीक है, तो मैं ड्राइव का लिंक कहीं से शेयर कर दूंगी, शी विल शेयर इट विद यू ऑल। तो उसमें फिर आप जो अगर आप हैंड रिटन भी इवन करें तो उसको पिक्चर लेके अपलोड कर देना अपने नाम और अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ। सही है आयशा, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब कैमरा बंद कर दो। ठीक है, चलिए इसको मैं बंद करती हूँ और फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट फोरकास्टिंग। अब थोड़ा सा आपको यहाँ से इस पॉइंट ऑनवर्ड्स आप अब हमारी थोड़ी पेस हम अपनी स्लो कर लेंगे। ये जो अभी 2 चैप्टर्स की डिस्कशन की है और इसमें जो न्यूमेरिकल आपने देखे ना, ये कंपैरेटिवली मतलब आसान है। आगे भी आसान ही है, लेकिन चूंकि आगे ना तो इस चैप्टर में खास हो गई जो फोरकास्टिंग हम पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वर्क ज्यादा है क्योंकि इसमें टेक्निक ज्यादा है। देखो, हमने अभी कितनी बातें की अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हमने अपनी जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी बनानी है, टाइम को इम्प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये सारी प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स भी चाहिए। अब ये 2-4 टूल्स और ये जो थ्योरेटिकल टूल्स हैं ये तो हमने पढ़ ली, ये तो थ्योरेटिकल है ना कि आपने अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है, थ्योरेटिकल काम है। आपने पेस्ट एनालिसिस करना है, आपने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है, ये सारी बातें थ्योरेटिकल है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल चीजें हैं ना, जो न्यूमेरिकल याद रखिए हमने पहली क्लास में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव जो चीज होती है ना वो हर बंदे के का अपना एक्सपीरियंस है, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। तो सब्जेक्टिविटी इज लाइक दैट कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ना आज कैसा मौसम है, तो हो सकता है फरहीन मुझे कहे कि आज मौसम कितना प्यारा है, पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। अगर मैं हो सकता है मिसबा से पूछूं तो मिसबा मुझे कहे क्या पारे मौसम है, इसमें कोई काम ही नहीं हो सकता, आप घर में बैठे हुए आप निकल ही नहीं सकते बाहर, कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये हर एक अपना ओपिनियन है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी है कि कुछ लोग कोई चीज़ पसंद करते हैं, कुछ कोई एक ही चीज़ है, एक बंदे को हो सकता है वो बिल्कुल भी पसंद ना आए और एक बंदे को बहुत पसंद आ जाए। ये सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बात ये है कि मैंने कहा कि 2+2 4 है, तो सब इतनी 33 पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग विल से विल सेकंड माय स्टेटमेंट, और वो कहेंगे कि हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि ये साइंटिफिक बात है जी। 2+2 करेंगे तो 4 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, फॉर एग्जाम्पल सन राइज फ्रॉम मशरक से निकलता है मगरिब में ग्रुप होता है, ये बात मैंने कही, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। ठीक है, ये फर्क होता है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्टिविटी को तो हम रिलाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हो सकता है एक बंदा कुछ कह रहा है और उसकी अपनी अप्रोच है, अपना पर्सपेक्टिव है, दूसरे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। तो वी नीड सम ऑब्जेक्टिव मेजर्स टू 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 मेक सम डिसीजंस। तो इस ऑब्जेक्टिव मेजर्स को लेने के लिए वी नीड टू हैव सम टूल्स, उसी तरह की टेक्निक्स चाहिए होंगी। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना फोरकास्टिंग, इसमें हम बेसिकली फोरकास्ट ही कर रहे हैं अबाउट द जो जो भी हमारे मैटर्स हैं जिन पे हमें प्रिडिक्ट करना है, और फिर हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी है। तो फ्यूचर में हमने कुछ रेफरेंस लेके, कुछ प्रीवियस अपने प्रेसिडेंट्स को लेके, अपनी जो प्रीवियस हमारी जो डिटेल्स हैं उनको लेके हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए वी नीड टू हैव सम साइंटिफिक मेजर्स। तो इस तरह कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हम पढ़ेंगे जो कि हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाइज आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, इसीलिए हम इसमें पेस स्लो कर देंगे। अभी आज मैं सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन करूंगी, आने वाली जो क्लास है उसमें हम फिर कुछ कुछ 2-4 टेक्निक्स लेके उससे हम जो उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही है, तो ये शेयर कर रही हूँ। इसको देख लेते हैं, इसकी जनरल सी बातें हैं, आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा होपफुली। देखिए,
फोकास्टिंग क्या होती है? फोकास्टिंग ये होती है कि मैंने प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं, अब मुझे नहीं पता कि अगले महीने क्या होने वाला है या क्या सिनेरियो होगा या क्या चीज़ होगी, बट आई वांट टू रिड्यूस माई अनसर्टेनिटी। देखो, सडन जो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कंटीजेंसी प्लान है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो तो हो सकती है ना, उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी जो अनसर्टेनिटी है और द फ्यूचर, उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। जब आप अपना एक प्रॉपर प्लान डिसाइड कर लेंगे और अपनी जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बेहतर फोकास्ट कर सकेंगे, बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। तो ये जो आप फोकास्टिंग कर रहे होते हैं, ये बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, ये जो अभी डिस्कशन है इट्स अबाउट बिजनेस। अगर मैं जनरली अभी मैं छोड़ दूं कि मेरी मेरी क्या ऑर्गेनाइजेशन करती है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं ये छोड़ दूं, तो जनरल बिजनेस की बात करें तो क्या है, फॉर एग्जांपल वेदर फोकास्टिंग। वेदर फोकास्ट करके क्या होगा, पता चल जाएगा कि वेदर फोकास्ट है तो फ्यूचर में क्या हमने किस तरह से लेके चलना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अगर हम बात करें वेदर फोकास्ट की, अगर क्या किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है फॉर आवर बिजनेस। लेट्स सपोज, जैसे सोचो कोई एग्जांपल लेके आओ दिमाग में कि बिजनेस है और वेदर फोकास्ट करें, हाउ विल इट इम्पैक्ट योर बिजनेस? if you are forecasting weather, how can it impact your business? For example, जैसे अगर डिमांड आप फोरकास्ट करें फॉर योर प्रोडक्ट, हाउ विल यू डू दैट? इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने फोरकास्ट कर लिया वेदर, तो आपके बिजनेस को क्या फर्क पड़ेगा? अगर योर बिजनेस इज सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो ऑब्वियसली इट विल मैटर। अगर आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ और मैंने प्रोडक्ट अपने लिए तो नहीं बनानी, मैंने प्रोडक्ट बनानी है फॉर द कस्टमर, कस्टमर को बेचनी है। तो अगर लेट्स सपोज मैं ये पहले फोरकास्ट कर लूंगी कि इसकी डिमांड कितनी है और इस चीज़ को पहले इवेल्युएट कर लूंगी, तो मेरे लिए बेचना आसान होगा। मैंने प्रोडक्ट बनाई, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत हर दिल अजीज है कि मैं तो बहुत उससे अटैच टू दैट प्रोडक्ट इमोशनली। बट अगर कोई खरीदना नहीं चाह रहा, तो मैं बिजनेस, ये फिर बिजनेस तो ना हुआ ना। बिजनेस तो इज अबाउट प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट तो तभी बनेगा जब आप कस्टमर को अपनी चीज़ बेचेंगे। तो ये जो सारी फोकास्टिंग है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप फ्यूचर में जब आप फोकास्ट करते हैं, उसके मुताबिक फैसला करते हैं, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू क्रैक द टारगेट, आपको का जो पर्पज है आप उसे अचीव कर पाते हैं। ठीक है, एंटिसिपेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द जो भी आपकी डिमांड है। अगर आप वेदर की बात करें, ये ओवरऑल बिजनेस की हम बात करें अभी, ये जो इंट्रोड्यूस करी हूँ ना कॉन्सेप्ट की, फोकास्ट क्या है, फोकास्टिंग किस चीज़ की, तो इस ये जनरली बात हो रही है अभी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में अगर आप क्या चीज़ आप फोकास्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। इस फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल बात करें वेदर की फोकास्ट, वो आपकी बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करती है अगर आपका बिजनेस सेंसिटिव है टू दैट। तो क्रॉप्स के लिए के सिलसिले में, फॉर एग्जांपल बारिशें होनी है नहीं होनी, क्रॉप डिपेंड कर रही है उस पर। तो इससे क्या होगा, अगर आपको पता चल जाएगा वेदर के बारे में, ऑब्वियसली आपकी आप बेहतर प्लानिंग कर लेंगे किस तरह आपने प्रोटेक्ट करना है। तो ये बात है सारी की सारी। तो फोरकास्टिंग इज वेरी यूजफुल फॉर एनी बिजनेस, आप क्योंकि वो अनसर्टेनिटी को रिमूव कर देती है। आपको पता चल जाता है अगले सपोज अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आने वाली है और आप पहले से इसके बारे में क्लू मिल गया है, तो यू कैन मेक बेटर डिसीजन। आप उसके ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं ना, आप सोच सकते हैं कि कैसे हमने अपने आपको प्रोटेक्ट करना है। आप लॉस से बच सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। ठीक है, तो ये बात है। A good forecast is based on data analysis, trend recognition, adjustment for current condition। वही बात, हमने अगर हमें पता चल जाए कि लेट्स सपोज कल ये जो मेरी जो क्रॉप है इन फ्यूचर ये हो सकता है बारिशें ना हो, तो आई नीड टू मेक टेक सम ऑल्टरनेटिव मेजर, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी उसके लिए रेमेडी करनी पड़ेगी, ताकि मैं अपने आप को लॉस से बचा सकूँ, अपने आप को जो सिचुएशन है उसके लिए तैयार कर सकूँ पहले से, ताकि मेरे लिए एक शॉकिंग सिचुएशन ना हो। तो ये बात है। फिर ये जैसे मैंने बताया कि क्या है फोकास्ट, अगर मैं उसे टेक्निकल लफ्जों में, अभी तो मैंने आपको जनरली एक ओवरव्यू दिया ना कि फोकास्ट क्या है, कि आई एम प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। मैं पता करना चाह रही हूँ कि अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर के बारे में मुझे नहीं पता, आई एम ट्राइंग टू मेक माई माइंड क्लियर कि जी फ्यूचर में ये है, ये स्टेप्स हैं और ये होगा, और अगर ये होगा तो उसका ऑल्टरनेटिव मैं ये करूंगी। अब मैं अपने आप को हर तरह से तैयार कर रही हूँ अनसर्टेनिटी को कम करके। लेकिन अगर मैं उसे टेक्निकली डिफाइन करूँ तो क्या है, स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। अब वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज माई बिजनेस। ये जो प्रोडक्ट है या जिसकी चीज को भी मैं देख रही हूँ, जिसके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसके बारे में जानने के लिए इन द फ्यूचर की क्या होगा उसका। तो ये है बेसिकली फोरकास्ट। ये उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल जो कि लिटरेचर में मौजूद है। लिटरेचर यानी कि जो आपकी किताब है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। फिर अब स्पेसिफिक, अब देखो जनरल बात शुरू हुई बिजनेस में फोकास्टिंग की अहमियत से, मैंने ये बात शुरू की, एंड नाउ आई एम फोकसिंग डाउन माय नैरो, जो अपना फोकस मैं कर रही हूँ ऑन द ऑपरेशंस मैनेजमेंट कर रही हूँ। यानी कि अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में फोकास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको अगर आपने फोकास्टिंग कर ली, इसका क्या फायदा है, व्हाई वुड यू डू दैट, कोई क्यों करे फोकास्टिंग इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसकी वजह यह है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैचिंग डिमांड विद योर सप्लाई।
सप्लाई आपकी उतनी होनी चाहिए कि जितनी आपकी मार्केट में डिमांड है। ओवर सप्लाई इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल, अंडर सप्लाई इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल। तो एक्यूरेसी हासिल करने के लिए यू नीड ऑब्जेक्टिव मैयर्स। आपके पास ऐसे प्रूवन कुछ मेथड्स या टूल्स होने चाहिए कि आप उनका इस्तेमाल करें और आप एग्जैक्ट उस पर पहुंचे। ऑल्दो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो शायद ऐसा ना हो, कुछ कुछ ना कुछ फर्क या 19-20 का फर्क रहता ही है, लेकिन स्टिल आप मोस्टली 99% आप उसको क्रैक कर लेते हैं। फोरकास्ट हेल्प डिटरमिन कैपेसिटी नीड, स्टाफिंग, बजटिंग, परचेजिंग, सप्लाई चेन प्लानिंग। ये सारी चीजें आप सप्लाई चेन में देखो, सारा आपका वो इंटरनल या एक्सटर्नल सब चीज आ जाती है। आपकी परचेजिंग, आपने कितना मटेरियल परचेज करना है, बजटिंग, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करना है, किस 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 हेड में क्या क्या चीज आपने लगानी है, स्टाफिंग, कितना रिसोर्स आपको चाहिए, कैपेसिटी, आपका प्लांट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्या हमें और प्लांट को आउटसोर्स करना है या खरीदना है। ये सारी चीजें आपको बेनिफिट करती है, इससे पता चलता है आप फोकस रखते हैं, यानी कि आप प्लान कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। ठीक है, तो ये बात अल्टीमेटली यू आर एंटिसिपेटिंग द डिमांड थ्रू दीज फोरकास्टिंग टूल्स हैं बेसिकली, जिसके थ्रू आप ये करते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फोरकास्ट मतलब ये कि आप उसके जो डिमांड है उसको टेस्ट करने के लिए, उसका उसको जज करने के लिए आप देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड्स, जो मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर, फॉर एग्जाम्पल नोकिया है, आज भी अगर वो 3310 का मोबाइल प्रोड्यूस करेगा तो क्या ना तो उसका ट्रेंड है, ना कोई चाहता है उसे। ठीक है, तो उसकी कोई डिमांड नहीं है, आज तक ऑब्सोलीट हो चुका है। अगर कोई टाइप राइटर इंस्टेड ऑफ द लैपटॉप एंड पीसी एंड टैबलेट पे काम करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि वो टाइप राइटर्स को सेल करे, ऐसा कोई उसकी कोई ना उसका ट्रेंड है, ना उसकी जरूरत है, ना कोई करना चाहेगा, उसकी कोई डिमांड नहीं है द मार्केट, वो ऑब्सोलीट हो गया है। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं व्हेन यू आर फोरकास्टिंग द थिंग्स। फोरकास्ट एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितने आपने, देखो ना, कोई भी, अब देखो जैसे कोई भी टूल हम इस्तेमाल करें, कि जो भी टेक्निक्स हम सीखेंगे प्रोडक्टिविटी में, आपने जो भी फॉर्मूले में जो भी चीजें आपने डाली, उस फॉर्मूले का काम तो या टूल का काम तो आपको, आपने जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस किया, उसने आउटपुट दे दिया ना। तो आपने कितना अच्छा इनपुट प्रोवाइड किया और उसने आपको कितनी अच्छी एक्यूरेसी मिली, आपने कितनी अच्छी फोरकास्ट आप कर सके विद द हेल्प ऑफ दैट टूल, उसे कहते हैं कि फोरकास्ट एक्यूरेसी क्या है। कितनी उसमें वेरिएशन कम है, कितना उसमें डेविएशन कम है, कितना उसमें नॉइज कम है, कितना वो हकीकत के करीब तर है, उसे कहते हैं फोरकास्ट एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये याद रखना है, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर के पर्सपेक्टिव से भी। फोरकास्ट एक्यूरेसी क्या होती है, पहले तो ये चीज की फोरकास्ट होती क्या है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि बिजनेस में फोरकास्टिंग की क्या अहमियत है। तीसरी बात मैंने ये बताई कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में फोरकास्टिंग की क्या अहमियत है। और अब चौथा कॉन्सेप्ट मैं हाईलाइट करी हूँ इससे, वो है कि फोरकास्टिंग एक्यूरेसी क्या होती है। कोई पूछे आपसे कि फोरकास्टिंग एक्यूरेसी का क्या मतलब है, कि कितना आप देखो ना, फोरकास्टिंग में आप प्रेडिक्ट करें, एक्चुअल में तो फ्यूचर में ही जाके होगा ना। मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि मार्च के महीने में हमारी जो डिमांड है वो इतनी होगी, लेट्स सपोज। अब ये तो है या नहीं है एक्चुअल, तो हमें उस महीने में जाके उसके एंड भी पता चलेगा ना। लेकिन मैंने जो प्रेडिक्शन दी, मेरी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो उससे कितनी क्लोज है, दैट शोज माई फोरकास्ट एक्यूरेसी। ठीक है, फिर फोरकास्टिंग के टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म भी हो सकती है फोरकास्टिंग, फॉर एग्जांपल फॉर एन आवर, डे, वीक, मंथ। और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, और किस किस बिजनेस फंक्शन को यूज फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, हर हर डिपार्टमेंट के लिए। हर डिपार्टमेंट यूज कर सकता है फोरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल एचआर है तो अपनी वर्क फोर्स के लिए, फाइनेंस है तो कैपिटल के लिए, अकाउंटिंग है तो कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, मार्केटिंग है तो कस्टमर डिमांड के लिए, सप्लाई चेन है तो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने इंटरनल या एक्सटर्नल, उनकी मैनेजमेंट के लिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री के लिए। तो ये सारी बात है कि वाई फोरकास्ट इज इंपॉर्टेंट, वाई वी डू इट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्पेसिफिकली। एंड क्या सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए इनका ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है या सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सबके लिए जरूरी है। सही है, तो ये बात है, ये जनरल डिस्कशन की बात है, पता होनी चाहिए ये जो जो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं। अब आ जाते हैं कि रोल रोल एंड चैलेंजेस ऑफ फोरकास्टिंग। अब चैलेंजेस देखते हैं कि हमने ये तो बात कर ली, ये बड़ी जरूरी है फोरकास्टिंग, बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, ऑपरेशंस के लिए भी बहुत जरूरी है, होती क्या है और फोरकास्टिंग एक्यूरेसी क्या होती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोरकास्टिंग इज अ क्रूशियल टूल फॉर वेरियस बिजनेस फंक्शंस हेल्पिंग मैनेजर्स, ऑब्वियसली हमने पढ़ा, सारी चीजें डिस्कस की। चैलेंजेस इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। चैलेंजेस ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव वेरिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन फोरकास्ट, मेकिंग कंसेंसस डिफिकल्ट। अल्टीमेटली देखो, बेशक ऑपरेशन लेवल तो हर डिपार्टमेंट के हमने पढ़ा था, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी हर डिपार्टमेंट की अलग होती है। इसका मतलब ये कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक वो प्लान है टू एग्जीक्यूट, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी फोरकास्टिंग है। अब हर डिपार्टमेंट अपना फोरकास्ट करे, उसको सैनिटाइज होना है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यू हैव टू सी द थिंग्स। आपने तो ऑर्गेनाइजेशन की बिगर पिक्चर देखनी है ना, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो तो अपना पर्सपेक्टिव देख रहा है। तो ये जो साइनर्जी क्रिएट करना है ये बहुत जरूरी है, सबको सेम पेज में लेके आना, कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी है।
हर एक डिपार्टमेंट की अपनी फोरकास्ट है, उसका उसका कंसेंसस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक सेल्स फोरकास्ट मे लीड टू एक्सेस कॉस्ट इन ऑपरेशंस एंड इन्वेंटरी। अब यहाँ पे जो ये जो बेसिकली पॉइंट है ना, ये लीड कर रहा है टुवर्ड्स द सब्जेक्टिविटी पार्ट। सब्जेक्टिविटी पार्ट आती है जब आपका सब्जेक्टिविटी बायस आता है, वो आता है बाय फॉर एग्जांपल, जैसे आई एम द वन फोरकास्टिंग फॉर माय डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज मैं ये फोरकास्ट करती हूँ कि जो ये क्लास है हमारी, जो जिसमें हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट 8 सेमेस्टर, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर आउट क्लास। ये मेरा सब्जेक्टिविटी बायस हो सकता है, ओवर मेरी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा ही, हर जो स्टूडेंट है वो सेम पेज पे हो सकता है कुछ मेंटली प्रेजेंट है, कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स दे आर पिकिंग विद माय पेस, जिस पेस से मैं काम कर रही हूँ, हो सकता है कुछ उससे बिहाइंड हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत कम लग रही हो, तुमको लगता हो कि शायद मैं स्लो डाउन हो रही हूँ, आई शुड मेक सम मोर, मतलब क्विक होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्टिविटी बायस है। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना मर्जी ऑब्जेक्टिव हो जाएं, आप टूल्स इस्तेमाल कर लें, आप सब्जेक्टिविटी बायस को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये भी एक चैलेंज है जो कि यू हैव टू, आपको अपने कंसिडरेशन में रखना होता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंसेंसस एंड साइनर्जीज। फिर अंडर एस्टिमेटिंग डिमांड, एक तरफ ये कि आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, यू आर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द थिंग्स, एक है आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या आप पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं। ये दोनों चीजें सब्जेक्टिविटी को बताती हैं कि इसका मतलब ये कि even if you are forecasting and you're using the objective measures and tools, still there are some subjectivity bias जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी, जो आपकी फोरकास्टिंग एक्यूरेसी को रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द राइट मतलब वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट। तो ये बात है जनाब। उसके बाद है फोरकास्टिंग एंड यील्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि एक्यूरेट फोरकास्ट करेंगे, आपकी फोरकास्टिंग एक्यूरेसी एक्यूरेट ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो क्या होगा, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, मैक्सिमम आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, एफिशिएंसी लेवल आपका इंक्रीज होगा, सप्लाई एंड डिमांड को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकेंगे, और आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये बात है। फिर देखिए, हमने बात की प्लानिंग जो है वो फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, फोरकास्टिंग शॉर्ट एंड मिड टर्म के लिए। ये भी एक वो है, कॉन्सेप्ट है कि फोरकास्टिंग इस्तेमाल की जाती है दोनों के लिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि डिमांड को फोकस करें, देयर आर अदर मैटर्स एज वेल जिसमें आपको फोकस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। इवन लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री फोकस्टिंग, कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी, क्या रॉ मटेरियल की इस बार प्राइसेस कम है, अगले हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में गवर्नमेंट अगर कोई बैन लगा देती है, और अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है, तो हमारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस ही बढ़ जाएगी, स्पेशली अगर आपकी कंपनी इंपोर्ट कर रही है कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड। ये भी चीजें मैटर करी होती है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपकी फोरकास्टिंग सिर्फ आप डिमांड को देखने के लिए आप फोरकास्टिंग करें, दे कैन बी अदर मैटर्स एज वेल। कोई भी याद रखें, कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, उसको लिमिट ना करें, उसको ओपन एंडेड है। तो इसी तरह फोकास्ट के मामले में भी सिर्फ फोकास्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपको डिमांड का पता चलता है कि आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, ये इंटरनली भी वर्क करती है और एक्सटर्नली भी वर्क करती है। ठीक है, तो ये बात है। और ये बात भी याद रखने की है कि जैसे हमने ये बात की कि ऑब्जेक्टिविटी वाली जो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया है कि भाई हमने टूल्स इस्तेमाल करने हैं, हमने फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, और हमने ऑब्जेक्टिव जो इनपुट देके ऑब्जेक्टिव एक आंसर तक पहुंचाना है कि जी ये हमारी रिक्वायर्ड डिमांड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो जैसे आप सोच रहे हैं या जैसा आपने इनपुट दिया है। इसमें भी कुछ परसेंटेज भी ऑफ बाइसनेस यू कैन एक्सपेक्ट, सब्जेक्टिविटी कुछ लेवल की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्सपीरियंस, डिफरेंस इन जजमेंट, डिफरेंस इन टेक्निकल एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें मैटर करी होती है। तो ये भी बात है। So, forecasting is an essential decision-making tool that supports strategic and operational planning. However, achieving accuracy and consensus remains a challenge. आप हम कोशिश ही कर सकते हैं, और ये हमारी कोशिश है कि फोकास्टिंग एंड नॉट ओनली फोकास्टिंग, देयर आर अदर टूल्स एज वेल जो आगे चैप्टर्स में आने वालों में पढ़ेंगे। ये टूल्स इस्तेमाल करके हमारी कोशिश ये है कि मिनिमाइज करते हैं हम रिस्क को, अनसर्टेनिटी को, इनएफिशिएंसीज को, मैक्सिमम अपने प्लांट को यूज करें, मैक्सिमम अच्छी सर्विस अगर दे रहे हैं तो अच्छी सर्विस दें, क्वालिटी हो, बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। तो ये बात है सारी की सारी। ठीक है, यहाँ तक फोकास्टिंग में हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े, जो चीज़ें डिस्कस की, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो आप बताएं। अभी तक हमने 3-4 बातें मैंने कवर करने की कोशिश की है जो कि आपके क्रिकेट से होनी चाहिए, और एटलीस्ट ये पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें तो पेपर को कि फोकास्टिंग की बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, फोकास्टिंग एक्यूरेसी क्या होती है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, कितने टाइप्स की होती है फोकास्टिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मिड टर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात है। एक टॉपिक और कवर करते हैं, उसके बाद हम अटेंडेंस की तरफ जाएंगे। कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल फोरकास्ट क्या है, मतलब लेट्स सपोज अगर हमने फोरकास्टिंग करनी है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कंसिडर की जाते हैं या देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे
assumptions of a stable causal system। इसका मतलब ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं, जब भी मैं कोई देखें, जैसे इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में हम जब भी कोई बात करते हैं ना, जब भी कोई लॉ लॉ ऑफ डिमांड या कोई भी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, कुछ भी इस तरह की चीज आप डिस्कस करते हैं ना, ये एक्सप्लेन करते हैं, तो आप कहते हैं कि सर्टन आप कुछ कंडीशंस रखते हैं, कुछ अजम्पशंस आप रख लेते हैं कि अंडर दैट अजम्पशंस अगर वो कांस्टेंट रहेंगी तो फिर हमारा ये जो काम है ना ये वर्क करेगा। इसी तरह आप रिसर्च करेंगे ना, तो रिसर्च में आप चैप्टर नंबर 3 में रोड मैप बताते हैं कि जी हमने यहाँ से डाटा लिया, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हमने इस तरह ऑपरेशनलाइज किया, इस तरह हमने उनका डाटा निकाला, डाटा निकाल के हम उसका ये वाली टेक्निक लगा के इस साल से इस साल तक का डाटा निकाला, इस साल ये जो डाटा निकाल के हमने उस पर ये वाली टेक्निक अप्लाई की है, तो ये रिजल्ट्स आए हैं, तो अब हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी इम्पैक्ट है या नहीं है, या क्या होगा इन द फ्यूचर अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि इसी तरह इसमें भी जब आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं तो देर ये कुछ एजम्पशंस इसमें भी ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैसी एजम्पशंस ली जाती हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमेशा जैसे जो पैटर्न्स हैं जो कि हिस्टोरिकली भी चलते रहे हैं वो फ्यूचर में भी वैसे ही होंगे। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो पैटर्न्स हैं वो कंटिन्यू, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक मैं कोई इनपुट ना दूं तो आप आउटपुट बगैर इनपुट के ही निकाल लें। और इनपुट भी फिर ऑब्वियसली जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट भी तो वैसे ही निकलेगा ना। तो हम इनपुट हमेशा पास्ट का देते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल पिछले 6 महीने में ये काम हुआ, तो अगले काम में अगले महीनों में ऐसा होने के कितने चांसेस हैं। हमेशा कोई डेटा इनपुट करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा जो इनपुट करे होते हैं वो कुछ पैटर्न है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में भी ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे, देन वी मतलब गेट द फोरकास्ट। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का तो ना पहले हुई ना हमें आगे आने का पता है कि होंगी या नहीं होंगी या क्या होगी, उसके लिए हम एक प्रोविजन रख लेते हैं। लेकिन हम ये ज्यूम करते हैं कि जो पास्ट पैटर्न है, जो पुराना हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, वो फ्यूचर तक में भी उसी तरह चलेगा, वही पैटर्न चलेगा। फिर फोकास्ट आर नेवर परफेक्ट, आप 100% कभी भी इन पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें अजम्पशन है ना, जरूरी तो नहीं है कि आपकी वही फोकास्ट हो जो आप ने अज्यूम किया, या जो आप जो डेटा दे रहे हैं वही हो, डिफरेंट भी हो सकता है। फिर उसके बाद ग्रुप फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट। ग्रुप फोरकास्ट मतलब ये प्रेडिक्टिंग डिमांड फॉर ग्रुप ऑफ आइटम्स इज मोर रिलायबल देन फॉर इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप में आप कर रहे होते हैं या ग्रुप लेवल पे चीजें कर रहे होते हैं तो उसमें वो कैंसिल आउट कर देती हैं जो भी कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, जो एरर्स हो रहे होते हैं। ये चीजें अभी इस तरह से शायद हो सकता है डिस्कस करने में इतनी क्लैरिटी ना दे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स कि किस तरह से ये वर्कआउट करती हैं चीजें। ठीक है। पर फिर फोरकास्ट एक्यूरेसी डिक्लाइंस ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट इसलिए मे बी शायद इतना लेवल ना हो सके क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, नई मैनेजमेंट हो सकती है, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। तो जब लंबा अरसा होता है ना तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो आपकी एक्यूरेसी है उसका लेवल कम होता जाता है। शॉर्ट टर्म में यू कैन बी मोर एक्यूरेट। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो फोरकास्टिंग में हमें देखने होते हैं। ये कुछ एजम्पशंस हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप यानी कि इसको बताने का मतलब ये है कि जब आप फोरकास्ट करें तो इसका मतलब नहीं कि आप ब्लाइंडली उस फोरकास्ट पे भी आप रिलाई करें। दैट इज जस्ट अ टूल टू गिव यू एन आइडिया। आप 100% उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? सबसे पहले मैंने बात की सब्जेक्टिविटी की, दूसरी जगह मैंने बात की कि एजम्पशन कि वो प्रीवियस साइकिल को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो हिस्टोरिकल डाटा है, हिस्टोरिकल पैटर्न्स है, दे विल रिपीट इन फ्यूचर एज वेल। जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो। अच्छा, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती ड्यू टू रैंडमनेस। हो सकता है आपके फ्यूचर में आपकी जो ये सब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट है ये कि नेवर बी परफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपका अपना पर्सनल एक बंदा है जो फोरकास्टिंग कर रहा है, उसका अपना भी तो बायसनेस इन्वॉल्व है ना, कि वो क्या डेटा पिक कर रहा है, उसकी क्या परसेप्शन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उससे उस फोरकास्ट से वो क्या डिड्यूस कर रहा है, क्या वो नतीजा निकाल रहा है और फिर क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो फिर ग्रुप फोरकास्ट की बात है और फिर फोरकास्ट एक्यूरेसी डिक्लाइंस ओवर टाइम, ये जो कुछ 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो ये बात है। ये एलिमेंट्स पढ़ लें, हम एलिमेंट्स की बात कर लें, अटेंडेंस। फरहीन आप इधर ही? जी मैम, ठीक है। एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद हम अटेंडेंस लेते हैं फिर क्लोज कर देते हैं। चलिए, एक अच्छी ओके। फोरकास्ट क्या होती है, किस पे बेस करी होती है, कुछ ये क्वालिटेटिव बातें हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम फोरकास्टिंग तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं जो कि एक अच्छी फोरकास्ट डिटेल करती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। द फोरकास्ट शुड अलाउ इनफ टाइम फॉर बिजनेसेस टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर अब एक फोरकास्टिंग आपने की, तो आप लेट्स सपोज एक फोरकास्ट है तो बिजनेसेस को उसके साथ देखो,
एक चीज होती है कि जब आप मेंटली तौर पे कोई फैसला करते हैं ना, तो वो क्विकली हो जाता है, एक सेकंड में नहीं लगता आपने कोई बात सोची और आपने उस पर एक डिसीजन ले लिया। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन होते हुए इट टेक्स फिजिकलिटी में उसकी एग्जीक्यूशन होते हुए बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सोचा कि मैं बीबीए करूंगी, लेकिन बीबीए को एक्चुअल में करने में मुझे 4 साल लग गए, है ना, 4 साल की डिग्री। तो ये जो टाइमलीनेस है ना, कि आपने जब आपने फोरकास्ट की और उस फोरकास्ट के बाद जो बिजनेसेस ने उसको रिस्पॉन्ड करना है इफेक्टिवली, एडजस्ट करना है टू दैट फोरकास्ट, उसके लिए यू नीड, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोरकास्ट की कि इस बार बिजनेस में हमें डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो हमें वी नीड टू प्रोड्यूस वन मोर बैच, लेट्स सपोज। तो अब ऑब्वियसली जो बिजनेस है वो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको भी टाइम चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए बिटवीन द फोरकास्ट एंड जो आपकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन है। फिर एक्यूरेसी, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी स्पेसिफाइड टू हेल्प यूजर्स प्लान फॉर पोटेंशियल एरर्स एंड कंपेयर डिफरेंट फोरकास्ट। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी स्पेसिफाइड कि कितने परसेंट ये फोरकास्ट में भी एक्यूरेट हो सकती है, ये भी मेंशन होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ताकि आप मेंटेन। वैसे तो ये वैसे ही एक बात है कि 100% तो फोरकास्ट अभी वर्कआउट करती नहीं है, लेकिन स्टिल अगर ये मेंशन कर दी जाएगी तो जो आपके यूजर्स हैं वो विजिलेंट रहेंगे इस बारे में। फिर रिलायबिलिटी है, द फोरकास्ट शुड कंसिस्टेंटली प्रोवाइड यूजफुल रिजल्ट्स टू मेंटेन यूजर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली अगर आपकी फोरकास्ट में एरर ज्यादा है, एक्यूरेसी बहुत कम है, तो वो रिलायबल नहीं रहेगी, और जब रिलायबल नहीं रहेगी तो फिर एक जस्ट एक एक्सरसाइज ही रह जाएगी, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं रहेगा। सही है। फिर मीनिंगफुल यूनिट्स का मतलब ये होता है कि फोरकास्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन रेलिवेंट टर्म। इन रेलिवेंट टर्म्स मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज जैसे अब मैं कुछ मेजरमेंट कर रही हूँ या मैं कुछ फोरकास्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की डिमांड है। तो अब वो इतने नंबर यूनिट्स की अगर डिमांड बढ़ रही है, तो यू नीड टू प्रोड्यूस दैट मच यूनिट्स इन योर प्लांट। या फॉर एग्जाम्पल इस बार हमारा जो बजट है वो एक्सीड करेगा पिछले साल से, पिछले साल 10,000 था, इस बार 20,000 होगा। तो एग्जैक्ट मैंने आपको यूनिट दिया ना, एग्जैक्ट मैंने आपको एक मेजरमेंट दी, इतना आपके पास कंटेंजेंसी फंड होना चाहिए, इतनी आपने प्रोविजन रखनी है, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इमरजेंसी फंड इतना मेंटेन रखिए आप। रिटन डॉक्यूमेंटेशन, A written forecast ensures clarity, consistency and provides a reference for evaluation। आपको बेस प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने फोरकास्टिंग की और अब मार्च के महीने की मैंने फोरकास्टिंग की, तो अब मार्च में जबकि एक्चुअल वो चीज हो गई है, तो यू हैव अ बेस, अ बेंचमार्क, जिससे आप एक्चुअल और बजटेड को या एक्चुअल एंड फोरकास्टेड को कंपेयर करें और देखिए कि कितने परसेंट आपकी फोरकास्ट जो थी वो आपकी क्लोज थी टू द एक्चुअल टारगेट। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि इस मार्च में मुझे 20,000 का बजट चाहिए होगा। एक्चुअली लास्ट मंथ हमने 10,000 यूज किया था, फोरकास्ट है फॉर द नेक्स्ट मंथ 20,000। तो जब नेक्स्ट मंथ एंड होगा, तो मैं उसके एक्चुअल जो बजट मैंने कंज्यूम हुआ है और जो फोरकास्टेड बजट था उसमें हम कंपेयर करेंगे। तो ये अगर डॉक्यूमेंटेड और रिटर्न होगा तो हमारे लिए आसानी है, ठीक है, टू मेंटेन दैट। सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि जितनी आप कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते जाएंगे उस उतना ही उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा और उतना ही उसको एग्जीक्यूशन में लाना भी मुश्किल है। मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है कि जहाँ पे वैसे ही हम इतने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं, वैसे ही कंसेंसस बिल्ड करना इतना मुश्किल है। तो आप फिर इसको कैसे, यू विल मेक द पीपल अंडरस्टैंड, कैसे कंसेंसस बिल्ड करेंगे। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप फोरकास्टिंग करें उस इतनी 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 जो इतनी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, उसके बेनिफिट ज्यादा हो एज कम्पेयर टू इट्स कॉस्ट। मतलब एक एक टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर उसकी कॉस्ट वो आपको ज्यादा कॉस्ट इनकार कर रहा है और उसके बेनिफिट आप उसका इस्तेमाल है, उसके एग्जीक्यूशन या उसके यूज करने से इतना फायदा नहीं है जितना आप उसका खर्चा बेयर करना पड़ा है, तो दैट इज नॉट वर्दी ऑफ अप्लाइंग इनटू द बिजनेस। ये बात है, ये सारी चीजें हैं कि एलिमेंट्स हैं वो गुड फोरकास्ट, कि अगर आपकी जो फोरकास्ट आप कर रहे हैं, जो भी आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइमलीनेस होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी हो, रिलायबिलिटी हो, मीनिंगफुल यूनिट्स हो, रिटन डॉक्यूमेंटेशन हो फॉर द कंपैरिजन पर्पस, सिंप्लीफाई होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तब जाके आपकी फोरकास्ट आपको बेनिफिट देगी। ये हम अभी सिर्फ फोरकास्ट की बात करें, अभी हमने ये बात नहीं की कि उसने करना क्या है। ठीक है। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ फोरकास्ट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया, इसको यहीं तक रखते हैं अभी। या तो मुझे बताओ कि मैं इस शीट और अटेंडेंस शीट है इसमें अटेंडेंस कॉल कर लूँ, या फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगी, क्या कहते हैं, मैं कॉल ही कर लेती हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? जी मैम, आप ले लें पेरेंट्स। मेरी आपको माइक म्यूट कर दूँ, थैंक यू। जी वेरी, अपना माइक म्यूट करो। चलो बताओ, मैं कॉल कर लूँ फिर अटेंडेंस यही, क्योंकि फिर मेरे लिए एक एक को मैच करना जी मुश्किल हो जाएगा। मेरे सामने खुली हुई है शीट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी। जी मैम, आप ले लें। ठीक है।
अच्छा मैं कॉल करती हूँ, मुझे बताएंगे, मतलब माइक अनम्यूट करना है और बोलना है फिर, ठीक है। नम्रा। Present. मेमूना। Yes, ma'am, I'm here. अंबर। मानूर। मैंने बस राइट दिया, उसका टेक्स्ट है कि अटेंडेंस लगवा दे। मानूर है। Present. अच्छा जी, फहीम। महानूर प्रेजेंट। ओके। Present. अंबर। प्रेजेंट। अंबर लियाकत है। Present. अंबर आप, अच्छा। मिसबा। प्रेजेंट। मिसबा तुम सो रही हो क्या, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। आप आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ओके। अक्सा। अच्छा। मलाइका। सिद्दीका। Present. मलाइका। Present, ma'am. मलाइका हमने अभी कॉल किया है। अच्छा ओके। सिद्दीका। जी. ठीक है। सिद्दीका। Present. मरियम इरफान। किरण नूर। महानूर। Present, ma'am. कौन, किसको, मैम प्रेजेंट। कौन है ये, किरण नूर है। जी मैम। अच्छा। मानूर है। जी, ma'am. Present. अच्छा मरियम इरफान नहीं है ना। अच्छा खुदैमा। प्रेजेंट। समरीन। प्रेजेंट मैम। जबीन। मैम जबीन ने बस अभी अभी लेफ्ट की है. अच्छा अरीबा। अरीबा है। अच्छा माहीन। प्रेजेंट। ओके आयशा। नूर बीबी। Present, ma'am. अच्छा जी। Present. ये कौन था, ये नूर बीबी थी और आयशा आफ्ताब दोनों थी। अच्छा ठीक हो गया सर। Yes, ma'am. अच्छा जी आयशा, आयशा सादिका। प्रेजेंट आयशा सदीका। आयशा सिद्दीका, सॉरी आयशा। सदफ। नो मैम, नो इशू। Present, ma'am. ओके। आयशा अफजाल। लारेब। शुमाइल। प्रेजेंट मैम। शुमाइल तुम कहाँ थी, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई तुम। नहीं मैम, मैंने क्लास ली है, लेक्चर लिया है स्टार्ट से आपका। अच्छा ओके। सही है आयशा। अच्छा जी। अच्छा जी मुताहरा। मुताहिरा मैम. जी जी। मैम. प्रेजेंट। बख्ताबर। Present. अक्सा। Present. तैयबा। Present, ma'am. ओके। अरीबा, अरीबा मलिक। Present, ma'am. ओके। मुअज़्ज़मा। अच्छा जी। इसके बाद पलवशा। सफीना। मारिया। राबिया नसीर। आयशा अहमद। Present, ma'am. ये आयशा, आयशा है ना, आयशा अहमद। Present, ma'am. ये कौन बोला है अभी, आयशा, आयशा अहमद से पहले। Maria Kawal. मारिया कवल। ओके। Maria Kawal. ठीक हो गया मारिया। निम्रा, निम्रा। प्रेजेंट। नताशा। हिरा अली। मैम, जी। मैम वो प्रेजेंट है लेकिन उनका माइक्रोफोन खराब है। हिरा, हिरा की बात करेंगे या नताशा की बात करेंगे। नो मैम, नताशा की प्रेजेंट है। अच्छा ठीक हो गया, सही है। हिरा। हिरा है। अच्छा सानिया। Ma'am. Present. सानिया। अच्छा जी। मदीहा। Present, ma'am. ओके। सोफिया। आयजा। इसमन। लारेब। प्रेजेंट मैम। ये लारेब बोली है ना। जी मैम। ओके। जवेरिया। Present, ma'am. इकरा मसूद। Present, ma'am. ओके। चले जी, आई होप कि जो हमने चीज़ें डिस्कस की होंगी ये समझ में आई होंगी, मैं शेयर भी कर दूंगी। मैम अक्सर था आपने मैम अक्सर था कि प्रेजेंट थी तो कनेक्शन ठीक नहीं था, मुझे आवाज नहीं आई आपने जब एक नाम मिनट कॉल वेट किए थे. जरा मैं, मैम अरीबा नाज भी प्रेजेंट है, कह रही मेरा माइक नहीं चल रहा.
अरीबा, ठहरो एक मिनट, मुझे ढूंढ लेने दो नाम का। मैम मैं लारिब शाहिद भी प्रेजेंट हूँ। ये कहाँ लिखे हुए नाम, एक मिनट ठहरो जरा, मैं दोबारा जुम्मे से मैम ये नूर बीबी से पीछे है अरीबा नाज, एक एक मिनट दो एक माहीन मिनट मैं यासिर से कॉल करती हूँ। पीछे। देखो अक्सा अता है, ये एब्सेंट है आज। मरियम इरफान है, ये एब्सेंट यस मैम। है। अरीबा नाज की प्रेजेंट है। मैम अक्सा था प्रेजेंट। अक्सा अता प्रेजेंट है। अरीबा नाज कह रही मेरा माइक नहीं चल रहा, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक हो गया, अक्सा अता मैम और लारिब शाहिद प्रेजेंट। लारेब शाहिद। मैम अंबर लियाकत भी प्रेजेंट। कौन कौन, सॉरी। मैम आयशा इमरान भी प्रेजेंट हूँ मैं। अंबर लियाकत। एक मिनट ठहरो, मरियम इरफान एब्सेंट है। आयशा अफजल है। मैम उसकी लाइट चली गई है। अच्छा, और आयशा इमरान है। मैम प्रेजेंट हूँ मैं। ओके। अरीबा नाज। अरीबा नाज आपकी लगा दी है अटेंडेंस मैंने। अच्छा, उसके बाद ये मुअज़्ज़मा है, फलवशा, सफीना, राबिया नसीर, हिरा अली, सोफिया, आयजा, इस्मत। बस ये लोग एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। ठीक है, चले जी, मैं ये इसको मैम आयशा परवीन इज प्रेजेंट। एक मिनट, मैम निस्मन भी प्रेजेंट है। बस सुनो, तो उसने क्यों कॉल क्यों नहीं किया उसने? चले, ओके। पता नहीं मैम, मैसेज आया हुआ है। चले ठीक है, सही है। अब मैं यस आयशा मैम। भी मैं प्रेजेंट है और मुअज़्ज़मा यस भी। मैम प्रेजेंट हूँ। आपने नाम नहीं लिया निस्मन और आयजा का लिया भी है, नहीं लिया। आयजा का भी लगा दी है और निस्मन भी लगा दी है। अभी मुझे बताएं कि ये हिरा अली नहीं है, मुअज़्ज़मा भी है। सोफिया नहीं है, और राबिया नसीर नहीं है, और सफीना नहीं है। मुअज़्ज़मा है। यस मैम, वो भी प्रेजेंट है। सही हो गया, ठीक है। अभी मैंने जो एब्सेंट मार्क किया है वो पलवशा की है, सफीना है, राबिया नसीर हैं, हिरा अली हैं, सोफिया है, बस, और एक मरियम इरफान है। ठीक है, चलो, चलें इसको मैं अब क्लोज करने लगी हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। ये केस स्टडी जो मैंने बताई थी ये लाजमी कर लीजिएगा, और सेकंड चैप्टर के नोट्स एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कर लें। जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करके ना ये थर्ड के भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। क्लोज करने लगी।